Good morning. Today is 22nd November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कशन का है वो कल एक दुखद हादसा हुआ, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इंदौर से पटना वो ट्रेन जा रही थी, कानपुर के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ऑलमोस्ट 150 लोगों की जानें उसमें जा चुकी हैं। तो बहुत ही दुखद हादसा ये था। तो रेलवे सिक्योरिटी से रिलेटेड ये फर्स्ट आर्टिकल हमारा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट छोटा आर्टिकल ये डिस्कस करने हम जा रहे हैं। अभी कानपुर के पास ये दुर्घटना हुई। देखिए 150 लोगों की जानें इसमें गई और बहुत सी कंपनसेशन आई। इवन जो यूपी के सीएम है अखिलेश यादव की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड होता है उसकी तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन कोई भी कंपनसेशन जो जाने गई हैं या फिर जो लोग इंजर हैं उनके जख्मों को नहीं भर सकती। और इस दुर्घटना से क्या हुआ है, एक पब्लिक कॉन्फिडेंस रेलवे सेफ्टी के अंदर लोगों का कम हुआ है बहुत ज़्यादा। अब देखिए पहले से आपने देखा होगा बहुत से लोग जो फ्लाइट वगैरह में, एरोप्लेन वगैरह में यात्रा करने से डरते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। अगर इस तरह की दुर्घटनाओं को नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं कि रेलवे में भी लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। वो तो देखिए रेलवे हमारी ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर सेफ्टी करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसकी तरफ कदम उठाए जाने चाहिए। अब देखिए पिछले कुछ सालों में एक कंसिस्टेंट डीरेलमेंट देखने को मिला है। मतलब ऐसे हादसों में जो ट्रेन डिरेल हुई है उसमें कमी आ ही नहीं रही है, कोई भी रिडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और 50 की एवरेज आ रही है पिछले दिनों और 63 पीक पर गया डिरेलमेंट केसेस में। यह एक बड़ा डिरेलमेंट था इसलिए ज़्यादा जाने गई, लेकिन छोटे मोटे डिरेलमेंट होते रहते हैं, इसकी तरफ तो मीडिया भी ध्यान नहीं देती। अब देखिए बहुत से सेफ्टी के एलिमेंट्स होते हैं जैसे इंटीग्रिटी ऑफ ट्रैक्स, कि आपने ट्रैक्स जो टाइमली चेक, फ्रिक्वेंटली चेक किए कि नहीं किए। आपकी सिग्नलिंग जो होती है, आपस में सिग्नल देते हैं, फाटक वाले आपने देखा होगा सिग्नल देते हैं कि ट्रेन कैन पास ना हो। और भी इस तरह के होते हैं इंजन्स और कोचेस। इन सभी चीज़ों की एक ऑडिटिंग होनी चाहिए टाइमली, टाइम टू टाइम, ताकि एक सेफ्टी इंश्योर की जा सके। ये देखिए ध्यान से, जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो आप इन पर जरूर लिखिए। इंटीग्रिटी ऑफ ट्रैक्स, सिग्नलिंग, इंजन्स एंड कोचेस, इनकी टाइमली ऑडिटिंग होनी चाहिए। और जो 70% केसेस होते हैं इन दुर्घटनाओं के, उनमें 70% केसेस में तो ह्यूमन एरर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आज टाइम आ गया कि जो ह्यूमन के, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए और एक डिसिप्लिन जो होता है इनको, जो ऑपरेशनल डिसिप्लिन है इनके अंदर रखा जाए, ताकि बार बार आपने देखा होगा, देखिए जब फ्लाइट्स होती हैं तो बाकायदा पायलट का पहले अल्कोहल टेस्ट होता है, यानी ट्रैवलिंग से पहले, फ्लाइट उड़ाने से पहले उनका अल्कोहल टेस्ट होता है। इसी तरह के कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रेलवे में भी लाए जाएं ताकि ह्यूमन एरर को मिनिमाइज किया जा सके। देखिए एक लेवल के बाद में बिल्कुल जीरो लेवल पर तो नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन अगर हम प्रॉपर नॉर्म्स रखें, प्रॉपर डिसिप्लिन रखें, उसकी मॉनिटरिंग करें, सर्विलेंस रखें, तो फिर ह्यूमन एरर को मिनिमाइज हम जरूर कर सकते हैं। और फोकस यह भी होना चाहिए कि जो भी ट्रैक में फ्लॉ है, कमी है ट्रैक में, उसकी स्पीड, कोच डिजाइन, किस तरह की चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी इस दुर्घटना के लिए और कौन से ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो पास्ट में दुर्घटनाएं हुई हैं उनके लिए, या फिर भविष्य में भी इन तरीके से जो खतरा है। जैसे कि कोई ट्रैक, जैसे पटरी होती है, पटरी में कुछ फॉल्ट हो, कुछ आगे पीछे हो गई हो, तो इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। अगर तय सीमा से स्पीड ज़्यादा हो, यानी जो ट्रैक है वो सक्षम ही नहीं है, एक लेवल से ज़्यादा उस पर स्पीड रख ही नहीं सकते, या फिर ड्राइवर ने वो स्पीड रखी हो उस लेवल से ज़्यादा, यह भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। या फिर कोचेस का डिज़ाइन, लगातार कोचेस आपस में जुड़े होते हैं और वो उनका डिज़ाइन ऐसा ही नहीं था कि वो उस पटरी पर इस स्पीड से ज़्यादा चल सकते, तो कुछ भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। मेनली हमें करना क्या होगा, देखिए हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। पहले भी पास्ट में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, और इस घटना से भी हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, ऐसी जाने जाती रहेंगी। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। और पास्ट में बहुत सी कमेटियाँ आई, जैसे अनिल काकोडकर कमेटी, अनिल काकोडकर में कमेटी आई ऑन द रेलवे सेफ्टी। जब भी क्वेश्चन आता है रेलवे सेफ्टी का तो आप इनका नाम जरूर कोट कीजिए, अनिल काकोडकर कमेटी। ऐसे कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं, उनको एग्जामिनर को अनिल काकोडकर का मार्क्स दिखते ही उनको एक डायमेंशन मिल गई तो 1 नंबर आपका वहाँ पर पक्का हो गया। तो ऐसे डायमेंशंस ऐड कीजिए हमेशा आप अपने आंसर्स में। विवेक दोबराय कमेटी तो अभी आई थी पिछले साल, लेकिन ये रेलवे सेफ्टी पर नहीं थी, ये पूरे रेलवे पे थी, रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग पर ये कमेटी थी। इन दोनों कमेटीज ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी और अनिल काकोडकर कमेटी को तो काफ़ी टाइम हो गया है। क्या क्या इन्होंने कहा, 3-4 इनकी जो रिकमेंडेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक स्टैच्यूटरी सेफ्टी अथॉरिटी होनी चाहिए, एक स्टैच्यूटरी सेफ्टी अथॉरिटी होनी चाहिए जो सब कुछ डिसाइड करे, सब कुछ इंडिपेंडेंट हो और जो भी कमी हो उसको दूर करे।
स्पीड रिप्लेसमेंट। अब ये इन्होंने कहा कि जो पुराने कोचेज हैं यानी बूढ़े कोचेज हैं, इनको जल्द से जल्द रिमूव किया जाए विद LHB डिजाइन। किसी तरह का डिजाइन होगा या अच्छा डिजाइन होगा, LHB डिजाइन। तो इन्होंने कहा कि LHB डिजाइन से रिप्लेस किया जाना चाहिए जो बूढ़े कोचेज हैं उनको जल्द से जल्द। और इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी रिवैम्प होनी चाहिए और जो मेन मैनेजमेंट का फोकस होना चाहिए वो कोर ऑपरेशंस पे होना चाहिए। ना कि देखिए आजकल होता क्या है, पिछले दिनों रेलवे को बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेज किया गया। आपने देखा होगा रेलवे क्या करेगी, रेलवे लालू प्रसाद यादव है, उन्होंने कुल्हड़ चलाए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, कुल्हड़ के भी अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन ये काम रेलवे का नहीं है। और क्या क्या, ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर थी उन्होंने हॉस्पिटल्स चलाए, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सोशल जस्टिस बहुत अच्छा है ये काम, लेकिन एक्सपर्ट्स चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो हॉस्पिटल्स चलाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर रेलवे हॉस्पिटल्स चलाएगी तो उनमें रेलवे के पास में एक्सपर्टीज नहीं है तो लॉस ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये सोशल जस्टिस के जितने भी काम है बहुत अच्छे काम है और सरकार को जरूर करने चाहिए, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है उन्हीं को ये काम करना चाहिए। अब रेलवे इन कामों में पड़ेगी तो डेफिनेटली उनका ध्यान है जो कोर ऑपरेशन से हटेगा, उनका ध्यान इस तरह की सेफ्टी इंश्योर करने से हटेगा। इसलिए ये सारा का सारा माजरा है। प्रभु सुरेश प्रभु हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने 2016 के बजट में एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि 2017 मार्च में जब अगला बजट पेश होगा, हालांकि ये बात अलग है कि अब रेलवे बजट को ही हटा दिया गया है, अब रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया है फिनेंस मिनिस्ट्री के साथ में, लेकिन इन्होंने ये तो सोचा था कि हम रेलवे बजट पेश करेंगे 2017 के अंदर में। तो इन्होंने कहा था कि 2017 तक एक अल्ट्रासाउंड फ्ला डिटेक्शन मशीन को टेस्ट किया जाएगा ताकि कोई भी फ्ला, अगर कोई भी कमी है ट्रैक के अंदर में तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाए। तो इस पर भी एक देखना जरूरी है कि क्या इस पर कितना काम हुआ है और कब तक ये आएगा। अब दूसरी ये डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इस तरह की जो डिजास्टर्स होती हैं, इस तरह की डिजास्टर्स मेनली होती है रूरल एरिया में। मतलब देखिए शहर देख के तो नहीं होती, डिजास्टर तो कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर रूरल एरिया में होती है तो वहाँ ज़्यादा लॉस होता है, ज़्यादा जानों का खतरा होता है। क्योंकि देखिए जब भी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद का पहला घंटा जिसे गोल्डन टाइम भी कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस गोल्डन टाइम में बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं, बहुत से लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, दूर दराज के रिमोट एरियाज में जब ये एक्सीडेंट होते हैं तो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं होता कि इस तरह की ग्रेव इंजरीज को वो ठीक कर सकें। तो एक यह भी डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको इतना स्ट्रेंथन किया जाए कि हाईफाई हाईटेक इक्विपमेंट्स वहाँ हो और किसी भी तरह की जो इंजरीज हो, किसी भी तरह की डिजास्टर को वो ठीक करने में या हैंडल करने में सक्षम हो। तो यह डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। तो ये सारा आर्टिकल रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड था। अब अगला आर्टिकल जो है वो डिसीजन रिव्यू सिस्टम से है। डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता ही होगा। होता क्या है, जब कोई अंपायर डिसीजन देता है तो कोई भी जो टीम है वो एक डिसीजन ले सकती है। जैसे मिस्टर धोनी ने अभी ऐसे हाथ का सिग्नल दे रखा है, तो ऐसे ही वो एक सिग्नल दे सकते हैं। जो अंपायर ने डिसीजन दिया उसको रिव्यू करेंगे यूजिंग टेक्नोलॉजी। थर्ड अंपायर जो होगा वो इस डिसीजन को रिव्यू करेगा। तो इस डिसीजन पर काफ़ी वाद विवाद हुआ तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। तो है क्या ये है, तो देखिए ये साफ साफ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है ये, और इसमें टेस्ट क्रिकेट में ये यूज़ होता है। पहले इसको टेस्ट क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें ऑन फील्ड अंपायर है वो सिग्नल देता है थर्ड अंपायर को कि जो डिसीजन मेरे द्वारा दिया गया है उसको आप रिव्यू कीजिए। हुआ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए शुरुआत इसकी हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच हुआ था 2008 में, सिडनी में वो मैच हुआ था। उसमें अंपायर्स ने काफ़ी गलत डिसीजंस दिए थे, तो एक टेंशंस का माहौल क्रिएट हो गया था इंडिया की टीम के बीच में और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में। तो एक ऐसी जरूरत महसूस हुई कि इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि अंपायर अगर इतने ज़्यादा गलत डिसीजंस दें जिससे मैच का रिजल्ट ही प्रभावित हो, तो इस तरह का कोई डिसीजन होना चाहिए अंपायर के डिसीजंस को रोकने के लिए, गलत डिसीजंस को रोकने के लिए। तो फिर बाद में पहली बार ये टेस्ट भी हुआ था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था 2008 में। यानी ऑस्ट्रेलिया के जो मैच हुआ था उसमें बहुत ही खराब इंप्रेशन आया, तो 2008 में पहली बार ये टेस्ट भी हो गया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसे अलाउ कर दिया। टेस्ट हुआ था 2008 में और 2009 में इसको इंडियन आईसीसी ने अलाउ कर दिया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था वहाँ ओवल में ये मैच हुआ था। मेनली ये नहीं पूछेंगे, देखिए डीआरएस पूछ सकते हैं यूपीएससी में, इंपॉर्टेंट है डीआरएस, क्योंकि पहले भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था सिलिकॉन टेपिंग ऑन द बैट्स। तो ऐसे जो स्पोर्ट्स के अंदर में न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं तो डेफिनेटली यूपीएससी उन पर पूछ सकती है और पूछा भी है पास्ट में।
तो देखिए, जब ये सिस्टम आया 2008 में आईसीसी ने इसे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन एक लेवल के बाद में इसे कंपलसरी नहीं रखा गया, स्क्रैप कर दिया, क्योंकि कुछ टीमें इसके खिलाफ थी, मेनली बीसीसीआई इसके अगेंस्ट थी और बहुत सी टीमें, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स इसके फेवर में थे। बीसीसीआई इसके क्यों खिलाफ थी? क्योंकि बीसीसीआई को जल्द ही रियलाइज हो गया कि यह जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें कि मैन की इंटरवेंशन अभी भी है और ये गलती प्रोन है अभी भी, मतलब इसमें भी गलती के चांसेस हैं, इसलिए बीसीसीआई ने इसे मना करना स्टार्ट कर दिया। और जो बीसीसीआई के टॉप प्लेयर्स हैं, यानी हमारे प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, और इन्होंने कहा देखिए, जो मैच के अंदर टेक्नोलॉजी का इस लेवल पर यूज करना, जो क्रिकेट की एक स्पिरिट है, यानी क्रिकेट की एक भावना है, जेंटलमैन गेम इस क्रिकेट को कहा जाता है, उस भावना को ये दुर्भावना में ट्रांसफॉर्म कर देता है, इसलिए ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये बात कही हमारे प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ने, इसलिए बीसीसीआई ने इसका अपोज किया, पुरजोर विरोध किया। और बाद में देखिए, बाद में बहुत से ऐसी टीम्स इसको क्या किया, आईसीसी ने इसको ना कंपलसरी नहीं रखा, इन्होंने कहा कि मर्जी है आपकी, यानी दो टीमें अगर राजी हैं तो डीआरएस वो ला सकती हैं, अगर वो राजी नहीं है तो डीआरएस नहीं आएगा। तो हमेशा जब भी इंडिया का मैच होता था तो डिसीजन रिव्यू सिस्टम उसमें नहीं होता था, क्योंकि बीसीसीआई का विरोध उसमें था। अब धीरे धीरे बीसीसीआई में जनरेशन गैप आ गया है। क्रिकेट में भी देखिए, अब विराट कोहली और नए जो यंग प्लेयर्स आ गए हैं, और बीसीसीआई में भी अनुराग ठाकुर जो अभी बीसीसीआई के चीफ हैं वो आ गए हैं, तो एक जनरेशनल गैप आ गया है। तो अब उनका जो स्टैंड है डीआरएस पे वो स्मूदन आउट हो गया है, यानी उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो डाइल्यूट कर दिया है। इसीलिए इसी के कंटेक्स्ट में अभी जो उन्होंने अलाउ कर दिया बीसीसीआई ने, जो अभी एक जो मैच चल रहा है, ऑनगोइंग सीरीज है इंडिया और इंग्लैंड की, इसमें जो डीआरएस है इसका यूज किया जा रहा है। तो देखिए, कुछ जो चेंजेस हैं वो ये लाए जा सकते हैं। कुछ तो चेंजेस, टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, और कुछ चेंजेस हैं कि जो थर्ड अंपायर है और ऑनगोइंग जो ग्राउंड पे जो अंपायर है, इनके बीच में एक बेटर, यू कैन सी दैट, एक बेटर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाए। और इसके रिगार्डिंग कौन से पॉइंट्स हैं, ये देखिए, ये जो 2008 के बाद में आया था वो कंटेक्स्ट है, और 2008 में फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया गया, और बाद में बीसीसीआई को यह रियलाइज़ हुआ कि जो टेक्नोलॉजी है वो फॉल्टलेस नहीं है, और इसमें भी अनस्किल्ड ह्यूमन इंटरवेंशन के चांसेस हैं। और मेजॉरिटी अगेंस्ट बीसीसीआई ये फैक्टर है कि मेजॉरिटी टीम्स, मेजॉरिटी जो बोर्ड्स हैं वो चाहते हैं कि डीआरएस सिस्टम होना चाहिए, बीसीसीआई कहता था नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा बीसीसीआई एक बहुत ही डोमिनेंट बोर्ड है, बीसीसीआई बहुत सा रेवेन्यू देता है आईसीसी को, क्योंकि हमारा इंडिया का बोर्ड है, और इंडिया में आपको पता है क्रिकेट एक रिलीजन की तरह, धर्म की तरह, बहुत सारा रेवेन्यू क्रिकेट से आता है। सारे के सारे मैचेस, इवन जो आईपीएल होता है, सारी की सारी सीट्स ऑलमोस्ट फुल होती हैं, तो इसलिए बहुत सा रेवेन्यू आता है, तो बीसीसीआई के चलती है आईसीसी के अंदर में। अब बीसीसीआई ने अपना स्टैंड स्मूदन किया है और ऑनगोइंग सीरीज में इसे यूज किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। उसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ होती है, देखिए उसके इसी बीच में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। पहले एक कैमरा का फ्रेम रेट 75 फ्रेम विद इन सिंगल सेकंड यूज होता था। 2011 से तो ऐसे कैमरे आ गए हैं जो 340 फ्रेम देते हैं, और इससे भी ज़्यादा डेटा पर सेकंड में। तो यह भी, अब देखिए साउंड डिटेक्शन जो सिस्टम है, अब यह लगाना बहुत आसान हो गया कि बॉल पहले पैड पे लगी है या फिर पहले बैट पे लगी है, और स्लो मोशन कैमरा जो आसानी से बता सकते हैं कि बॉल कहाँ जा रही थी, किस डायरेक्शन में जा रही थी, यानी गलती के चांसेस हैं कुल मिलाकर यह कहना बहुत ही कम हो गए हैं। बस यही पॉइंट आप इतने याद रखिए, बस 3-4 चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव हो गई है कि पर फ्रेम्स कैमरा बहुत इंप्रूव हो गया है, जो डेटा जो दे सकते हैं। स्लो मोशन में कैमरास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गए हैं, और साउंड डिटेक्शन जो टेक्नोलॉजी है बहुत भी इंप्रूव्ड है। अगर मेंस में क्वेश्चन आए तो ये सारे पॉइंट्स आसानी से लिखे जा सकते हैं। अब देखिए, ऐसे आपको जिन्होंने क्रिकेट नहीं देखा होगा शायद उनको आर्टिकल थोड़ा सा हो सकता है उनके लिए कुछ दिक्कत हो, लेकिन होता ही है, सिंपल भाषा में यही है कि अंपायर जब कोई डिसीजन देता है तो उसकी गलती को रिमूव करने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी का इंप्रूव करते हैं। ये देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यह पता लगाया जा सकता है कि बॉल किस डायरेक्शन में जा रही थी, वो विकेट के लगने वाली थी या नहीं लगने वाली थी, वो बॉल पैड के लगी है या बैट के लगी है। इस तरह से मेन आप बस इतना याद रखिए, जो लोग क्रिकेट नहीं देखते, कि यह अंपायर की गलती को रिमूव करने के लिए है। अगला देखिए, अगला जो आर्टिकल है वो मेन आर्टिकल जो है ये डिस्कस करने लायक नहीं है। यह आर्टिकल वही ट्रंप क्यों जीते, हिलेरी क्यों हारी, अमेरिका की सोसाइटी, उसी से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल अपने लिए कोई काम का नहीं है, और आप देख सकते हैं इसे, अगर पढ़ने लायक हो तो आपके हिसाब से इंटरेस्टिंग लगे तो आप पढ़ लेना। और अगला जो आर्टिकल है, देखिए यहाँ पर आर्टिकल, ये अच्छा आर्टिकल है, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद के इफेक्ट्स, यानी कैशलेस इकोनॉमी की तरफ गवर्नमेंट का फोकस, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं।
देखिए डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपको इसका कंटेक्स्ट पता है, उसके बाद से एक दिखते लोगों को हो रही हैं और कैश की क्रंच है, यानी कैश की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अब तो धीरे धीरे सिचुएशन ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरफ अग्रसर है। लेकिन एक बात साफ है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कैश को एक विलेन के तौर पर पेश किया है। गवर्नमेंट बार बार फोकस करती है इस बात पर कि कैशलेस इकोनॉमी हो। आरबीआई भी इस बात पर फोकस करता है कि कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने भी अपनी राय इस पर व्यक्त की है कि कैशलेस इकोनॉमी होगी तो आसानी से हमारी इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप करेगी और करप्शन को पकड़ा जा सकता है, ब्लैक मनी को पकड़ा जा सकता है। तो इसी से, यानी पूरी आर्टिकल में कैशलेस इकोनॉमी पर फोकस है। तो अच्छा आर्टिकल आप इसे कह सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का यह मिथ होता है कि जो ब्लैक मनी है वो है जो बड़े बड़े अमीर लोग, जैसे पुरानी हिंदी मूवीज़ में दिखाते थे कि उनको पहले से पता लगता है कि रेड पड़ने वाली है, तो अपने बड़े बड़े सूटकेस में वो कैश भरते थे या फिर ज्वेलरीज भरते थे और किसी दूसरे स्थान की ओर चलते थे रेड होने से पहले ही। पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा ये। लेकिन ये मिथ है, मतलब हमें तो पता ही है, एटलीस्ट यूपीएससी से रिलेटेड लोगों को ये पता ही है। रियल एस्टेट और गोल्ड, इनमें सबसे ज़्यादा जो होता है ब्लैक मनी होती है। और कैश जो होता है, देखिए हाई जो, यानी बड़े नोट्स जो होते हैं जैसे 2000 के नोट्स, 1000 के नोट्स, यह बात सच है कि ये करप्शन को फैसिलिटेट करते हैं, यानी इससे ज़्यादा करप्शन होता है। और यह बात भी सच है कि इससे ज़्यादा टैक्स अवॉइडेंस होता है। देखिए लेकिन और जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, वो कैश ट्रांजैक्शंस होती है एक इनफॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी टैक्स दायरे के अंदर में नहीं आता। टैक्स से जो लेन देन होता है वो बैंक अथॉरिटीज़ की निगाह में नहीं आता, टैक्स अथॉरिटीज़ की निगाह में नहीं आता। तो ये एक इनफॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं। इस पे ना तो जो है जो ट्रेडर्स, स्मॉल ट्रेडर्स हैं या बड़े ट्रेडर्स हैं, टैक्स देते। आप देखिए किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में जाइए तो आपको क्या होगा एक तरह से ये जो एसी के बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं इनको टैक्स देना पड़ता है, तभी इनकी एक पर्ची कटती है। लेकिन अगर ये कैश में लेने लगे ट्रांजैक्शंस तो ये इनको वो टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ेगा। तो अब जोर किन पे है? अब ये वीजा, मास्टर कार्ड, पेपल, पेटीएम, एप्पल पे, एम पैसा, ये सारी चीज़ें, हमारा रुपया भी, रुपे कार्ड इसमें दिखा नहीं है। देखिए ये सारी जो ये चीज़ें हैं, ये मर्चेंट कंपनीज हैं। ये मर्चेंट कंपनीज जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस यानी यूजिंग डेबिट कार्ड, उनको फैसिलिटेट करती हैं। और ये ट्रांजैक्शंस काफ़ी कन्वीनियंट होती है, आसानी से इनको किया जा सकता है, ट्रैकेबल होती है और इनको ट्रैक किया जा सकता है। ब्लैक मनी को कर्ब करती है और इवन टेरर फाइनेंसिंग को भी कर्ब करती है। अब देखिए टेररिज्म के लिए जो पैसा आता है वो यूजिंग डेबिट कार्ड थोड़ी आएगा, वो तो कैश से ही आएगा। अगर यूजिंग डेबिट कार्ड वो ये ट्रांजैक्शन करने लगे, टेररिस्ट के लिए पैसा है, तो वो पकड़े जाएंगे। जैसे कश्मीर में देखिए आप, कश्मीर में 500 रुपए देते हैं पत्थर फेंकने के, और ये बात बिल्कुल सच है। 500 रेट, 1000 रेट बम फेंकने का वहाँ पे है। ऐसा कई स्टडीज़ में आया है, मतलब मेरा व्यू नहीं है, कई स्टडीज़ में ये आया है। तो देखिए अब वो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो यूजिंग बड़े नोट्स तो करते हैं, यूजिंग बड़े नोट्स वो ऐसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर बिल्कुल कैशलेस इकोनॉमी होगी, कम कैश होगा, तो वो ये सारे 500 और 1000 के नोट वो यूजिंग डेबिट कार्ड थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए टेरर फाइनेंसिंग पे लगाम कसती है अगर कैशलेस इकोनॉमी हमारी हो तो। दूसरा आप केस देखिए दूसरा आप कोई भी केस देख लीजिए, रिश्वत देनी हो तो यूजिंग हाई डिनोमिनेशन नोट्स ही होती है, इंटरनेट से कोई रिश्वत नहीं देता। उसके बाद में इनका व्यू आता है, किनीथ रोजडॉफ, इन्होंने अपना व्यू रखा। इन्होंने कहा कि जितना भी मार्केट में कैश होता है उससे एक वर्ल्ड अंडरग्राउंड इकोनॉमी पैदा होती है यानी उससे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल इमिग्रेशन सॉरी, ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। और देखिए अगर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी अगर बैंक के थ्रू, अगर कैशलेस होंगी तो गद्दों के नीचे कैश रखने की जरूरत नहीं है और शॉपकीपर्स को भी चोरों से अपना कैश संभालने की जरूरत नहीं है। इवन एक हाइजीनिक भी होती हैं। देखिए जो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, बैंक के नोट्स आपने देखा होगा, तरह तरह के लोग इसे यूज़ करते हैं। मतलब कहने का मतलब है बैंक के नोट्स पर जम्स हो सकते हैं, तो हाइजीनिक है कैशलेस ट्रांजैक्शन यूज़ करना। और सबसे बड़ी बात तो देखिए हम जो डेली लाइफ में फील करते हैं, ये आर्टिकल में नहीं लिखा है, जो चेंज की प्रॉब्लम है, जो ये शॉपकीपर्स हमें खुली टॉफ़ियाँ या फिर ये चीज़ें दे देते हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि 2 रुपये की चीज़ ली, 8 टॉफ़ी पकड़ा दी। तो ये चीज़ों से भी हम बच सकते हैं अगर कैशलेस इकोनॉमी हमारी हो तो, ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हों तो। अब देखिए कौन कौन से देशों में, केस स्टडी है तो इंपॉर्टेंट है ये। 2.12% जीडीपी का यूज होता है स्वीडन में, यानी कैशलेस है, सिर्फ 2% कैश यूज होता है वहाँ पे। यूके में ये डाटा है 3.64 और कनाडा में 3.68। देख लीजिएगा, कोई खास याद नहीं रहेगा पेपर में, 100% इतना तो डेटा याद नहीं रहेगा।
कैश इज स्टिल फेवर्ड इन सम इकोनॉमीज, लाइक देखिए BIS स्टडी की जो बैंक इंटर जो होता है सेटलमेंट वाला, इन्होंने बताया कि जापान में अभी भी 15.67% कैश यूज होता है। तो ये कुछ इकोनॉमीज हैं जहां अभी भी कैश बहुत ज़्यादा यूज होता है, और जापान में तो ये फिगर 20.04% है। जो 15.67% है वो हांगकांग का फिगर है, और 12.239% रशिया का। यानी ये सारा डेटा है। हमारे इंडिया में अभी भी 11.55% कैश यूज होता है। तो देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस उभरते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यूं उभरता है कि कैश पेमेंट के लिए हम अभी भी क्यों डोमिनेंट हैं। तो सबसे बड़ा तो रीजन है कि अनबैंक्ड जो फैमिलीज हैं, जिनके पास अभी भी बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है दूर दराज गाँव के इलाकों में, और एक इंट्यूटिव मेथड है, यानी कैश यूज करने से एक फील आती है। देखिए एक तो आपकी सैलरी आए, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, एक तो आपकी सैलरी आए महीने वाले दिन बैंक अकाउंट के अंदर में, एक वहाँ पे जाके पैसे लोगे तो एक वैल्यू क्रिएट होती है, एक इंट्यूटिव मेथड है, फील आती है पैसों से आप अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो। एक ट्रांजेक्शन फी का भी मैटर है, अभी तक गवर्नमेंट ने ये दूर नहीं किया है। जो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं इस पर फीस लगती है और कैश पे कोई भी फीस नहीं लगती है, तो यह भी एक रीज़न है। एक प्राइवेसी भी रीजन है। देखिए आप ऑनलाइन जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हो तो सारे पकड़ लेते हैं। मतलब आप देखिए, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, छोटा एग्जांपल ले लीजिए, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर सारे के सारे ऑनलाइन रिचार्ज करेगा, सब कुछ करेगा, तो उसके पेरेंट्स ने अगर कभी वो सारा उनका अकाउंट स्कैन कर लिया, यानी अगर किसी भी मान लो जरूरत भी पड़ गई, उनके पेरेंट्स को उनके पैन कार्ड की जरूरत पड़ ली, तो उन्होंने सारा डेटा स्कैन कर लिया, तो उनको दिखेगा गर्लफ्रेंड के लिए या फिर आपस में बॉयफ्रेंड के लिए कितने रिचार्ज किए हैं, कैसा है। तो एक प्राइवेसी की बात आप कह सकते हैं, इससे प्राइवेसी रहती है अगर आप कैश से ट्रांजेक्शन्स करते हो तो। और इसके बाद में बिग ब्रदर, यानी देखिए इसका भी डर है कि आपकी गवर्नमेंट सारा का सारा आपका डेटा, यानी जितनी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो उसको स्कैन कर रही हो, और ये सारी चीज़ें। और ये एक सिक्योरिटी का भी इशू है, यानी हैकर्स, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि 32 लाख जो डेबिट कार्ड्स है उनका डेटा चोरी हो गया था, तो काफ़ी से लॉस लोगों को उठाना पड़ा। आजकल तो साइबर क्राइम्स और जो साइबर हैकिंग है वो उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कैश से ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, इसका भी ये फैक्टर है। मतलब देखिए दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। इससे पहले हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे क्या फ़ायदे हैं, यानी वो जम्प्स का फ़ायदा है, जम्प्स नहीं रहेंगे और चोरी नहीं, चोरी के डर से खतरा, और ये सारे फैक्टर्स थे कि कैश से क्यों ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। यानी हमें दोनों पक्ष के पॉइंट मिल गए, इसीलिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट आर्टिकल आप इसे कह सकते हैं। डिजिटल मनी रेडीनेस इंडेक्स, यह भी एक फैक्टर है। क्या हम तैयार हैं कैशलेस इकोनॉमी के लिए? क्या हम तैयार हैं? मतलब तैयारी से पहले अगर हम ये कैशलेस इकोनॉमी बिल्कुल थोपेंगे, इंपोज करेंगे जनता पे, तो डेफिनेटली एक डिजास्टर हो सकता है। तो हमें ये जो डिजिटल मनी रेडीनेस इंडेक्स होता है, तो इंडिया ने काफी लो परफॉर्म किया, तो पहले हमें तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। अब दूसरा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं। देखिए जापान जैसा कंट्री जहां 20% जो ट्रांजैक्शंस हैं जीडीपी की वो कैश से होती हैं, फिर भी वो वहां पे ब्लैक मनी नहीं है, ब्लैक मनी का हेवन, स्वर्ग नहीं माना जाता है जापान। तो ऐसा क्यों? अब दूसरा रीजन देखिए, ब्राजील जैसा कंट्री, बिल्कुल लो, यानी कैश से बहुत कम ट्रांजैक्शंस वहां पे होती है, और फिर भी एक करप्शन के लिए बहुत ज़्यादा उनकी रेपुटेशन हाई फाई है, यानी ये माना जाता है कि वहां पे बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। तो क्या सेफगार्ड्स हैं? तो मतलब इसके भी क्या सेफगार्ड्स हैं? जो हमारी मनी है, हमारा पैसा जो हमने बैंक के अंदर रखा है, जिससे हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो पैसा माल्या जैसे लोगों को देने के लिए नहीं यूज होगा, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं कन्वर्ट होगा? क्या इस बात की गारंटी है? और इसके बाद देखिए, क्या इस बात की गारंटी है कि वो बैंक लेमन ब्रदर्स की तरह बाद में डूब नहीं जाएगा? क्या गारंटी है इस बात की? देखिए 2008 में रिसेशन आया था जब, तो यह भी कहा जाता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर इस 2008 के रिसेशन का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। और एक बात यह कही जा रही थी कि उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया में पैरेलल इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा, यानी ब्लैक मनी कह सकते हैं या पैरेलल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम उस 2008 के रिसेशन से बच पाए थे। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि आपको आने वाले टाइम में, अब देखिए अभी तो हमारे सेविंग अकाउंट पे हमें 4% वो है इंटरेस्ट मिलता है एक साल में, यानी 1 लाख जमा करें तो आपने इतना इंटरेस्ट मिलेगा आपको। लेकिन क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं 4% ना होकर नेगेटिव में चला जाए? तो हमें क्या फ़ायदा है इस बात का? और दूसरी बात ये, जो अनबैंक्ड मिलियंस हैं, यानी इतने सारे लोग जो अभी भी फिनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में नहीं आते, तो उनका क्या? तो ये सारे रीजन्स हैं, सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं।
दूसरी बात, अगर कोई भी स्टेप उठाएं तो एक सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी एंड मार्केट रिफॉर्म्स के हिसाब से उठाएं। ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में वो स्टेप उठा लिया जाए। वो स्टेप प्रूडेंट होना चाहिए। हमारी इकोनॉमी देखिए हमें स्पेस तो देती है, लेकिन ये इस तरह से डिसीजंस लेने से पहले हमें कुछ काफ़ी सोच विचार के डेलिब्रेशन के बाद ही ऐसा स्टेप उठाना चाहिए। और बाद में थोड़ा बहुत इन्होंने पॉलिटिक्स का क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये सारा आर्टिकल था, बहुत अच्छा आर्टिकल इसे आप कह सकते हैं कि काफ़ी पॉइंट्स इसमें हमें मिलते हैं। अगला जो आर्टिकल है लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड आर्टिकल है। यहां पे देखिए, ये आर्टिकल हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपको याद होगा कि पिछले दिनों जयराम रमेश का एक आर्टिकल आया था। जयराम रमेश ने बताया था, यानी जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर डेली जो डिस्कशन करते हैं उनको याद होगा जरूर। मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं और आप सोचिएगा आपको याद आता है कि नहीं आता। जयराम रमेश ने 3 आर्टिकल दिए थे। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप अपना अपना लॉ बनाइए। 254(2) स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सेम चीज़ पर तब लॉ बना सकते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट उसी सब्जेक्ट पे कॉन्करेंट लिस्ट पे तब लॉ बना सकती है जब प्रेसिडेंट उस पर असेंट दें। और जयराम रमेश ने कहा था कि यूजिंग दिस आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो LARR लैंड एक्विजिशन एक्ट को डाइल्यूट कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने यह इशू उठाया था कि जो प्रेसिडेंट की असेंट है वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करना चाहिए प्रेसिडेंट को, लेकिन वो नहीं करते और अपने आप से हर समय इसको जो स्टेट के लॉ को तवज्जो दे देते हैं, यानी उसको साइन कर देते हैं और जानबूझ के सेंटर इसको यूज करता है ताकि एक लैंड एक्विजिशन एक्ट को डाइल्यूट किया जा सके। तो ये सारे पॉइंट्स उस आर्टिकल में हमने डिस्कस किए थे। अब उसी आर्टिकल का जवाब दे रही हैं ये इस आर्टिकल, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, कंटेक्स्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो देखिए अब वही बात है जो हमने अभी डिस्कस किया। कब स्टेट गवर्नमेंट अगर सेम चीज़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है उसे बाईपास कर सकते हैं। यानी देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। स्टेट गवर्नमेंट का लॉ कब चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में, जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट उस पर दे दें। तो देखिए अब दिक्कत क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने लॉ की जरूरत है क्यों, यानी सेम चीज़ पर। अब देखिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट्स एंड डिफरेंट लोकेशंस पर। यहाँ पे देखिए अलग से पेज ले लेते हैं एक। अब देखिए यूपी की जो जरूरतें हैं वो अलग हैं, यूपी को अलग प्रोजेक्ट की आवश्यकता है। यूपी का और बिहार का जो डेवलपमेंट लेवल है वो अलग है। और जो तमिलनाडु है, ये अमीर स्टेट है, तमिलनाडु है, गुजरात है, इनका जो डेवलपमेंट है अलग स्टेट्स पर। तो इनको ज़्यादा अलग लैंड एक्विजिशन एक्ट की आवश्यकता है और इनको अलग लैंड एक्विजिशन की एक्ट की आवश्यकता है। ना सिर्फ एक अलग स्टेट्स, आप इंट्रा स्टेट्स भी देखिए। आप यूपी देखिए, यूपी के ईस्टर्न एक्ट में अलग लॉ की आवश्यकता है, वेस्टर्न यूपी में अलग लॉ की आवश्यकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इंटर स्टेट्स, ना सिर्फ इंटर स्टेट्स बल्कि इंट्रा स्टेट्स भी, इसीलिए अलग से लॉ की आवश्यकता होती है स्टेट्स को, उनको अपना अलग से लॉ पास करना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ देखिए उसके बाद में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स अगर अपना कानून बनाती है तो उसमें दिक्कत है क्या। स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको लोकली ज़्यादा प्रॉब्लम्स का पता होता है, ज़्यादा एक्सपर्टीज होती है लोकली जो प्रॉब्लम्स है लोकल इश्यूज में। तो यह तो अच्छा ही तो है, इसमें किस बात का विरोध। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स अपना लैंड एक्विजिशन एक्ट बना रही हैं तो इसमें गलत है ही क्या। एक तो ये पूरा इशू है। दूसरा इशू अब वो लाती हैं LAR 2013 का, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। अब जयराम रमेश ने जो पहले आर्टिकल लिखा था उसमें यह कहा था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है वो डाइल्यूट हो रहा है, डाइल्यूट किया जा रहा है स्टेट जिससे लॉ पास कर रहे हैं। अब देखिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जो होता है, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट तो LARR के अंदर में, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर में उन्होंने खुद ने डाइल्यूट कर रखा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के सेक्शन 749 में ये साफ साफ लिखा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अगर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की जो अथॉरिटी होता है उन्होंने भी डिसीजन दिया तो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ला सकती है, तो भी इस लॉ जो कानून को बाईपास करते हुए प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकती है। लेकिन इसके लिए उन्होंने रीजन्स को रिटर्न में लिखना होगा, बस यही बात है। यानी वो सोशल इंपैक्ट अथॉरिटी के डिसीजन को डाइल्यूट तो कर सकते हैं, लेकिन जो कारण है प्रोजेक्ट्स लाने के लिए उनको रिटर्न में लिखना जरूरी है। दूसरी बात आती है कंसेंट क्लास की। इस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बाईपास कर रखा है। देखिए इसमें जो LARR 2016 है इसमें दिया कि कंसेंट कंपलसरी है, लेकिन उसमें बाद में यह भी लिखा है कि कंसेंट कंपलसरी नहीं है अगर गवर्नमेंट
एक्वायर करती है लैंड अपने रीजन्स के लिए, तो उसमें देखिए फिर भी एक है डाइल्यूशन का जो है स्कोप उसी एक्ट के अंदर ही है। यानी दोनों चीज़ें देख लीजिए, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के बाद भी अगर रिटर्न में रीजन्स दिए तो वो प्रोजेक्ट इस एक्ट को डाइल्यूट कर सकता है। और कंसेंट क्लास भी देख लीजिए, यानी कंसेंट जरूरी नहीं है अगर गवर्नमेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक्वायर किया जाए। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कंसेंट क्लास हैं वो तो और भी स्ट्रिक्ट हैं LARR 2013 से, यानी इसे आसानी से डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। तो फिर देखिए क्या कमी है, मतलब क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो ये लॉ पास कर रही हैं वो ज़्यादा डाइल्यूटेड हैं। अब एक इशू यहाँ पे उठता है, देखिए विलिंग और नॉन विलिंग का। क्या इशू है ये विलिंग और नॉन विलिंग का? देखिए जब भी कोई लैंड एक्वायर होता है तो उसके लिए हमारे LAR में देख लीजिए 70% रूरल और 80% अर्बन, मतलब ये वाइस वर्सा। तो यह देखिए जब भी कोई होता है तो एक वो बनता है, कुछ ऐसे किसान जो नहीं लैंड अपना देना चाहते और कुछ ऐसे किसान जो अपना लैंड देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लैंड एक्वायर हो जाए, कोई बात नहीं, हमें कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तो कितना ये परसेंटेज हो, मतलब देखिए 70-80% तो LARR 2013 में है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स जो लॉ पास कर रही है उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए, एक बड़ा इशू है। देखिए कितना भी परसेंटेज हो, इंटरेस्ट ऑफ नॉन विलिंग के तो डाइल्यूट होंगे ही होंगे, चाहे 90% हो या 95% हो। 90% हो तो 10% के डाइल्यूट होंगे, 5% हो तो, अगर 95% हो तो 5% के डाइल्यूट होंगे। तो एक लेवल के बाद तो डाइल्यूशन होगा ही होगा। तो गवर्नमेंट का जो वर्क है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉलिटिकली कैसे इस इशू को टैकल किया जाए। तो ये गवर्नमेंट की गारंटी बनती है कि एक प्रॉपरली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाए नॉन विलिंग किसानों के साथ में, उनको विश्वास दिलाया जाए कि उनको एक प्रॉपर कंपनसेशन दी जाएगी, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उस जो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है उससे, और उनको एक विश्वास दिलाया जाए कि इस प्रोजेक्ट से आपको फ़ायदा ही होगा। और अपोजिशन का क्या काम है? देखिए अपोजिशन का काम तो यह है कि अगर ऐसा नहीं होता है, जो बात इस गवर्नमेंट ने कही है ऐसा नहीं होता, तो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ में विरोध करें, ताकि जो नॉन विलिंग है उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाए प्रॉपरली। अगर उसके बाद में भी अगर ओपोजिशन उनकी आवाज़ उठाता है फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता, तो देखिए यही तो हमारी यही तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी एक ब्यूटी है। तो वो बंदा कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में अपनी जमीन के जो एक्विजिशन हुआ है उसके विरुद्ध में जा सकता है, आवाज उठा सकता है। जो थर्ड इशू है वो है प्रेसिडेंट एसेंट का। देखिए आर्टिकल 252 इसमें साफ साफ दिया कि प्रेसिडेंट जिस बात को एसेंट दे सकते हैं तो उसको अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें तो क्या है, इसमें तो अब लैंड एक्विजिशन है वो इजी, इसमें क्या LAR 2013 में बिफोर इलेक्शन से यह जो एक्ट आया था, यानी जो LAR 2013 आया था, ये यूपीए गवर्नमेंट लाई थी और इलेक्शन से पहले लाई थी। तो देखिए गलत मूव, गलत प्रेसिडेंट था। आप इलेक्शन से पहले कोई भी प्रोजेक्ट ला के रख दो, यह देखे बिना रैशनली कि वो सही है गलत है, उससे डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स को बाधा होगी या नहीं होगी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को अगर प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं अपने तो कुछ भी गलत नहीं है। और हुआ क्या था, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। देखिए LARR 2013 आने से पहले, यहाँ इस एक्ट के आने से पहले क्या था, 894 लैंड एक्विजिशन एक्ट था। ये एक्ट था लैंड एक्विजिशन एक्ट, लेकिन इसे कोई यूज नहीं करता था। यानी LAR 2013 से पहले सेंटर में ये एक्ट था लेकिन इसे कोई यूज नहीं करता था। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना अपना एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट पास कर रखा था अपने अपने स्टेट्स के अंदर में। तो अब क्या हुआ है, अगर अब स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अपना लॉ दोबारा से पास कर रही हैं तो इसमें गलत ही क्या है? अगर ऐसा करती हैं तो वही सिचुएशन तो होगी जो पहले थी LAR 2013 से पहले, यानी वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जो पहले था यानी 1 का स्क्वायर 1, वही सिचुएशन में हम अभी आ जाएंगे। तो यह भी एक, तो प्रेसिडेंट की एसेंट इसमें गलत नहीं है। तो 3 इशू इन्होंने यहाँ पे उठाए, एक प्रेसिडेंट एसेंट, एक LAR 2013 और जो सबसे पहला जो इशू था लैंड एक्विजिशन एक्ट, यानी बाईपास जो स्टेट गवर्नमेंट अपना लाभ बना रही है। तो यह आज की सारी डिस्कशन थी। अगर आपको PDF में यह चाहिए सारी की सारा जो हमने अभी डिस्कस किया तो आप इस पे onlyis.com पे अपना सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे से आपको ये ईमेल आईडी पर मिल जाएगा, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। So thanks very much for discussion. Good morning. Today is 22nd November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कशन का है वो कल एक दुखद हादसा हुआ, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इंदौर से पटना वो ट्रेन जा रही थी, कानपुर के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ऑलमोस्ट
50 लोगों की जानें उसमें जा चुकी हैं। तो बहुत ही दुखद हादसा ये था। तो रेलवे सिक्योरिटी से रिलेटेड ये फर्स्ट आर्टिकल हमारा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट छोटा आर्टिकल ये डिस्कस करने हम जा रहे हैं। अभी कानपुर के पास ये दुर्घटना हुई। देखिए 150 लोगों की जानें इसमें गई और बहुत सी कंपनसेशन आई। इवन जो यूपी के सीएम है अखिलेश यादव की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ फंड होता है उसकी तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन कोई भी कंपनसेशन जो जाने गई हैं या फिर जो लोग इंजर हैं उनके जख्मों को नहीं भर सकती। और इस दुर्घटना से क्या हुआ है, एक पब्लिक कॉन्फिडेंस रेलवे सेफ्टी के अंदर लोगों का कम हुआ है बहुत ज़्यादा। अब देखिए पहले से आपने देखा होगा बहुत से लोग जो फ्लाइट वगैरह में, एरोप्लेन वगैरह में यात्रा करने से डरते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। अगर इस तरह की दुर्घटनाओं को नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं कि रेलवे में भी लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। वो तो देखिए रेलवे हमारी ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर सेफ्टी करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसकी तरफ कदम उठाए जाने चाहिए। अब देखिए पिछले कुछ सालों में एक कंसिस्टेंट डीरेलमेंट देखने को मिला है। मतलब ऐसे हादसों में जो ट्रेन डिरेल हुई है उसमें कमी आ ही नहीं रही है, कोई भी रिडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और 50 की एवरेज आ रही है पिछले दिनों और 63 पीक पर गया डिरेलमेंट केसेस में। यह एक बड़ा डिरेलमेंट था इसलिए ज़्यादा जाने गई, लेकिन छोटे मोटे डिरेलमेंट होते रहते हैं, इसकी तरफ तो मीडिया भी ध्यान नहीं देती। अब देखिए बहुत से सेफ्टी के एलिमेंट्स होते हैं जैसे इंटीग्रिटी ऑफ ट्रैक्स, कि आपने ट्रैक्स जो टाइमली चेक, फ्रिक्वेंटली चेक किए कि नहीं किए। आपकी सिग्नलिंग जो होती है, आपस में सिग्नल देते हैं, फाटक वाले आपने देखा होगा सिग्नल देते हैं कि ट्रेन कैन पास ना हो। और भी इस तरह के होते हैं इंजन्स और कोचेस। इन सभी चीज़ों की एक ऑडिटिंग होनी चाहिए टाइमली, टाइम टू टाइम, ताकि एक सेफ्टी इंश्योर की जा सके। ये देखिए ध्यान से, जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो आप इन पर जरूर लिखिए इंटीग्रिटी ऑफ ट्रैक्स, सिग्नलिंग, इंजन्स एंड कोचेस। टेस्ट किया जाएगा ताकि कोई भी फ्ला, अगर कोई भी कमी है ट्रैक के अंदर में तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाए। तो इस पर भी एक देखना जरूरी है कि क्या इस पर कितना काम हुआ है और कब तक ये आएगा। अब दूसरी ये डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इस तरह की जो डिजास्टर्स होती हैं, इस तरह की डिजास्टर्स मेनली होती है रूरल एरिया में। मतलब देखिए शहर देख के तो नहीं होती, डिजास्टर तो कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर रूरल एरिया में होती है तो वहाँ ज़्यादा लॉस होता है, ज़्यादा जानों का खतरा होता है। क्योंकि देखिए जब भी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद का पहला घंटा जिसे गोल्डन टाइम भी कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस गोल्डन टाइम में बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं, बहुत से लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, दूर दराज के रिमोट एरियाज़ में जब ये एक्सीडेंट होते हैं तो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं होता कि इस तरह की ग्रेव इंजरीज को वो ठीक कर सकें। तो एक यह भी डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको इतना स्ट्रेंथन किया जाए कि हाईफाई हाईटेक इक्विपमेंट्स वहाँ हो और किसी भी तरह की जो इंजरीज हो, किसी भी तरह की डिजास्टर को वो ठीक करने में या हैंडल करने में सक्षम हो। तो यह डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। तो ये सारा आर्टिकल रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड था। अब अगला आर्टिकल जो है वो डिसीजन रिव्यू सिस्टम से है। डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता ही होगा। होता क्या है, जब कोई अंपायर डिसीजन देता है तो कोई भी जो टीम है वो एक डिसीजन ले सकती है। जैसे मिस्टर धोनी ने अभी ऐसे हाथ का सिग्नल दे रखा है, तो ऐसे ही वो एक सिग्नल दे सकते हैं। जो अंपायर ने डिसीजन दिया उसको रिव्यू करेंगे यूजिंग टेक्नोलॉजी। थर्ड अंपायर जो होगा वो इस डिसीजन को रिव्यू करेगा। तो इस डिसीजन पर काफ़ी वाद विवाद हुआ। तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। तो है क्या ये है, तो देखिए ये साफ साफ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है ये। और इसमें टेस्ट क्रिकेट में ये यूज़ होता है। पहले इसको टेस्ट क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें ऑन फील्ड अंपायर है वो सिग्नल देता है थर्ड अंपायर को कि जो डिसीजन मेरे द्वारा दिया गया है उसको आप रिव्यू कीजिए। हुआ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए शुरुआत इसकी हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच हुआ था 2008 में, सिडनी में वो मैच हुआ था। उसमें अंपायर्स ने काफ़ी गलत डिसीजंस दिए थे। तो चर्च में विवेक दोबराय कमेटी तो अभी आई थी पिछले साल, लेकिन ये रेलवे सेफ्टी पर नहीं थी, ये पूरे रेलवे पे थी, रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग पर ये कमेटी थी। इन दोनों कमेटीज ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी और अनिल काकोडकर कमेटी को तो काफ़ी टाइम हो गया है। क्या क्या इन्होंने कहा, 3-4 इनकी जो रिकमेंडेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि एक स्टैच्यूटरी सेफ्टी अथॉरिटी होनी चाहिए। एक स्टैच्यूटरी सेफ्टी अथॉरिटी होनी चाहिए जो सब कुछ डिसाइड करे, सब कुछ इंडिपेंडेंट हो और जो भी कमी हो उसको दूर करे। स्पीड रिप्लेसमेंट, अब ये इन्होंने कहा कि जो पुराने कोचेज हैं यानी बूढ़े कोचेज हैं इनको जल्द से जल्द रिमूव किया जाए विद LHB डिज़ाइन। किसी तरह का डिज़ाइन होगा या अच्छा डिज़ाइन होगा, LHB डिज़ाइन।
तो इन्होंने कहा कि एलएचबी डिजाइन से रिप्लेस किया जाना चाहिए, जो बूढ़े कोचेज हैं उनको जल्द से जल्द। और इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी रिवैम्प होनी चाहिए, और जो मेन मैनेजमेंट का फोकस होना चाहिए वो कोर ऑपरेशंस पे होना चाहिए, ना कि देखिए आजकल होता क्या है, पिछले दिनों रेलवे को बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेज किया गया। आपने देखा होगा रेलवे क्या करेगी, रेलवे लालू प्रसाद यादव है, उन्होंने कुल्हड़ चलाए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, कुल्हड़ के भी अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन ये काम रेलवे का नहीं है। और क्या क्या, ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर थी उन्होंने हॉस्पिटल्स चलाए, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सोशल जस्टिस बहुत अच्छा है ये काम, लेकिन एक्सपर्ट्स चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो हॉस्पिटल्स चलाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर रेलवे हॉस्पिटल्स चलाएगी तो उनमें रेलवे के पास में एक्सपर्टीज नहीं है, तो लॉस ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये सोशल जस्टिस के जितने भी काम है बहुत अच्छे काम है और सरकार को जरूर करने चाहिए, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है उन्हीं को ये काम करना चाहिए। अब रेलवे इन कामों में पड़ेगी तो डेफिनेटली उनका ध्यान है जो कोर ऑपरेशन से हटेगा, उनका ध्यान इस तरह की सेफ्टी इंश्योर करने से हटेगा, इसलिए ये सारा का सारा माजरा है। प्रभु सुरेश प्रभु हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने 2016 के बजट में एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि 2017 मार्च में जब अगला बजट पेश होगा, हालांकि ये बात अलग है कि अब रेलवे बजट को ही हटा दिया गया है, अब रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया है फिनेंस मिनिस्ट्री के साथ में, लेकिन इन्होंने ये तो सोचा था कि हम रेलवे बजट पेश करेंगे 2017 के अंदर में। तो इन्होंने कहा था कि 2017 तक एक अल्ट्रासाउंड फ्ला डिटेक्शन मशीन को इनकी टाइमली ऑडिटिंग होनी चाहिए। और जो 70% केसेस होते हैं इन दुर्घटनाओं के, उनमें 70% केसेस में तो ह्यूमन एरर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आज टाइम आ गया कि जो ह्यूमन के, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाए, और एक डिसिप्लिन जो होता है इनको, जो ऑपरेशनल डिसिप्लिन है इनके अंदर रखा जाए, ताकि बार बार, आपने देखा होगा, देखिए जब फ्लाइट्स होती हैं तो बाकायदा पायलट का पहले अल्कोहल टेस्ट होता है, यानी ट्रैवलिंग से पहले, फ्लाइट उड़ाने से पहले उनका अल्कोहल टेस्ट होता है। इसी तरह के कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रेलवे में भी लाए जाएं ताकि ह्यूमन एरर को मिनिमाइज किया जा सके। देखिए एक लेवल के बाद में बिल्कुल जीरो लेवल पर तो नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन अगर हम प्रॉपर नॉर्म्स रखें, प्रॉपर डिसिप्लिन रखें, उसकी मॉनिटरिंग करें, सर्विलेंस रखें, तो फिर ह्यूमन एरर को मिनिमाइज हम जरूर कर सकते हैं। और फोकस यह भी होना चाहिए कि जो भी ट्रैक में फ्ला है, कमी है ट्रैक में, उसकी स्पीड, कोच डिजाइन, किस तरह की चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी इस दुर्घटना के लिए, और कौन से ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो पास्ट में दुर्घटनाएं हुई हैं उनके लिए, या फिर भविष्य में भी इन तरीके से जो खतरा है, जैसे कि कोई ट्रैक, जैसे पटरी होती है, पटरी में कुछ फॉल्ट हो, कुछ आगे पीछे हो गई हो, तो इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। अगर तय सीमा से स्पीड ज़्यादा हो, यानी जो ट्रैक है वो सक्षम ही नहीं है, एक लेवल से ज़्यादा उस पर स्पीड रख ही नहीं सकते, या फिर ड्राइवर ने वो स्पीड रखी हो उस लेवल से ज़्यादा, यह भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। या फिर कोचेज़ का डिज़ाइन, लगातार कोचेज़ आपस में जुड़े होते हैं और वो उनका डिज़ाइन ऐसा ही नहीं था कि वो उस पटरी पर इस स्पीड से ज़्यादा चल सकते, तो कुछ भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। मेनली हमें करना क्या होगा, देखिए हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। पहले भी पास्ट में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, और इस घटना से भी हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, ऐसी जाने जाती रहेंगी, तो हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। और पास्ट में बहुत सी कमेटियाँ आई, जैसे अनिल काकोडकर कमेटी, अनिल काकोडकर में कमेटी आई ऑन द रेलवे सेफ्टी। जब भी क्वेश्चन आता है रेलवे सेफ्टी का तो आप इनका नाम जरूर कोट कीजिए, अनिल काकोडकर कमेटी। ऐसे कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं, उनको एग्जामिनर को अनिल काकोडकर का मार्क्स दिखते ही उनको एक डायमेंशन मिल गई, तो 1 नंबर आपका वहां पर पक्का हो गया। तो ऐसे डायमेंशन ऐड कीजिए हमेशा आप अपने आंसर। एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया था इंडिया की टीम के बीच में और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में, तो एक ऐसी जरूरत महसूस हुई कि इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि अंपायर अगर इतने ज़्यादा गलत डिसीजंस दें जिससे मैच का रिजल्ट ही प्रभावित हो, तो इस तरह का कोई डिसीजन होना चाहिए अंपायर के डिसीजंस को रोकने के लिए, गलत डिसीजंस को रोकने के लिए। तो फिर बाद में पहली बार ये टेस्ट भी हुआ था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था 2008 में, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो मैच हुआ था उसमें बहुत ही खराब इंप्रेशन आया, तो 2008 में पहली बार ये टेस्ट भी हो गया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसे अलाउ कर दिया। टेस्ट हुआ था 2008 में और 2009 में इसको इंडियन आईसीसी ने अलाउ कर दिया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था वहाँ ओवल में ये मैच हुआ था। मेनली ये नहीं पूछेंगे, देखिए डीआरएस पूछ सकते हैं यूपीएससी में, इंपॉर्टेंट है डीआरएस, क्योंकि पहले भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था सिलिकॉन टेपिंग ऑन द बैट्स। तो ऐसे जो स्पोर्ट्स के अंदर में न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं तो डेफिनेटली यूपीएससी उन पर पूछ सकती है और पूछा भी है पास्ट में। तो देखिए जब ये सिस्टम आया 2008 में आईसीसी ने इसे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन एक लेवल के बाद में इसे कंपलसरी नहीं रखा गया, स्क्रैप कर दिया, क्योंकि कुछ टीमें इसके खिलाफ थी। मेनली
बीसीसीआई इसके अगेंस्ट थी और बहुत सी टीमें, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स इसके फेवर में थे। बीसीसीआई इसके क्यों खिलाफ थी? क्योंकि बीसीसीआई को जल्द ही रियलाइज हो गया कि यह जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें कि मैन की इंटरवेंशन अभी भी है और ये गलती प्रोन है अभी भी, मतलब इसमें भी गलती के चांसेस हैं, इसलिए बीसीसीआई ने इसे मना करना स्टार्ट कर दिया। और जो बीसीसीआई के टॉप प्लेयर्स हैं, यानी हमारे प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, और इन्होंने कहा देखिए जो मैच के अंदर टेक्नोलॉजी का इस लेवल पर यूज करना, जो क्रिकेट की एक स्पिरिट है, यानी क्रिकेट की एक भावना है, जेंटलमैन गेम इस क्रिकेट को कहा जाता है, उस भावना को ये दुर्भावना में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसलिए ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये बात कही हमारे प्लेयर्स सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ने, इसलिए बीसीसीआई ने इसका अपोज किया, पुरजोर विरोध किया। और बाद में देखिए बाद में बहुत से ऐसी टीम से इसको क्या किया, आईसीसी ने इसको ना कंपल्सरी नहीं रखा। इन्होंने कहा कि मर्जी है आपकी, यानी 2 टीमें अगर राजी हैं तो डीआरएस वो ला सकती हैं।